अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम मौसम के हवाले से, जहां मुल्क में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर जारी है और बलाई फ़ज़ा में ज़्यादा दबाव की वजह से 20 से 24 जून तक बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर जैसी सूरत हाल बरकरार रहेगी। और इस दौरान यही बताया जा रहा है कि मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है, यानी कि जो जून है वो अब अपना आप भी ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि दिन के वक्त बलाई फ़ज़ा में हाई प्रेशर की मौजूदगी है। बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें 4 से 6 डिग्री बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। ये भी आपको बताएं कि मुल्क के नाज़रीन जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर कभी कभार गर्दो गुबार और गरज चमक के साथ बारिश भी मतवक्की है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल और फैसलाबाद में आंधी का इम्कान है। बहावल नगर, साहिवाल, ओकाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जकड़ के साथ बारिश मतवक्की है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो ज़रूरी हिदायत है वो ये है कि गर्मी में नाज़रीन अपना ख़ास ख्याल रखना है। सर और मुंह को ढांपे रखकर वो लोग जिनका सन एक्सपोजर है, बाहर का काम है, ज़्यादा आना जाना है, एग्जैक्टली। इसके अलावा गर्मी में अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है। पानी का इस्तेमाल अब जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए पीने के लिए जो पानी का इस्तेमाल है वो तो खूब करें, लेकिन पानी को ज़ाया होने से भी जरूर बचाएं, क्योंकि खुदा की नेमत है। और आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी वायरल होती हैं कि आप अपनी जो छतें हैं वहाँ पर भी पानी का मुनासिब बंदोबस्त करें। जो परिंदे हैं उनके लिए भी पानी का बंदोबस्त करने की जरूरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। असद उमर और शाह महमूद अदालत से भाग निकले। ज़का अशरफ का अच्छा वक्त फिर शुरू। एक तरफ डिफॉल्ट की पेशगोइयां, दूसरी जानिब चीन का साथ। और नौजवानों के लिए लाखों रुपए कमाने का सुनहरी मौका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहला सेगमेंट जो है वो सियासी पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उस हवाले से शेयर करते हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर कड़ी तनकीद से हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अपनी जो बका की आजमाइश है, अगर कहा जाए कि उसका आगाज़ हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो के बयान के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान हैं उन्होंने भी अपनी हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ अब सख्त लबो लहजा इख्तियार किया, जिससे हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक बार फिर से जो सियासी कशीदगी है और महाजर आई है उसका माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और आम इंतखाबात के लिए मटीरियल और बैलेट पेपर के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर दी गई है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात करें तो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। ECP के 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान और जो दीगर रहनुमा थे उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। उसके बाद हमने देखा कि एक इंटरव्यू में असद उमर ने मानी खेज बयान दिया कि वो PTI चेयरमैन की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, जिस पर PTI ने बयान जारी किया कि असद उमर को मामूल के दिनों में ये बातें करनी चाहिए थी, शायद इन बातों का जो वक्त है वो अब गुजर चुका है। फिर गुज़श्ता रोज़ अदालत में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की पेशी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की ज़मानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। ज़मानतें खारिज होने पर असद उमर और शाह महमूद एक गाड़ी में बैठकर अदालत से भाग निकले और भागने की फुटेज इस वक्त नियो की स्क्रीन पर भी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खूब चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब तस्करा करते हैं परवेज़ इलाही का, जिनकी एक मुश्किल कम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एंटी करप्शन की अदालत से परवेज़ इलाही को जमानत मिली तो जेल के बाहर एक और बख्तर बंद पहुंच गए, क्योंकि परवेज़ इलाही पर एक पनामा स्कैंडल का और एक और पर्चा वो भी हो चुका था। फिर लंदन में शाहिद हकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से नाज़रीन मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं इस पर भी हम बात करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत ने वक्त निकाला है प्रोग्राम के लिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हम देख रहे हैं, इनमें एक वक्त पर इलेक्शन का होने और पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात चाहती है। अब तो नवाज शरीफ साहब की भी हिदायत सामने आ गई हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये मौक़िफ़ तो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इलेक्शन को टाला नहीं जा सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो आपने खुद
बताया है, बहादुरों की बहादुरी भी खुलकर सामने आने लगी है जी। तो अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रही हैं। अब आप इलेक्शन को टालते हैं तो आपके पास उसका जवाब कोई नहीं है। 5 साल जब मुद्दत पूरी हो जाएगी इस असम्बली की तो ये असम्बली एक दिन भी आगे नहीं चल सकती है। जब आगे नहीं चल सकती है तो फिर आपके पास एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए। तो आपको उसके लिए जो है अपने आप को तैयार करना होगा, तमाम पार्टियों को जाना होगा इलेक्शन के लिए और इलेक्शन बाहर लड़ना होगा उन्हें। ठीक है, तो लगारी साहब आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सियासी मंजरनामे में आपको क्या लगता है, कुछ उनके लिए रिलीफ उन्हें मिल सकेगा? नहीं, रिलीफ किस बात का? या ये जो हमला किया गया है 19 मई वाला और उससे पहले पिछले 1 साल से जो तबाहकुन गेम किया गया पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका अगर आपके पास कानून नहीं है कि आप सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं और ऐसा कोई कानून नहीं है ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को क्या किया जाए। इन्होंने एक दिन के लिए भी पाकिस्तान को सुकून से रहने दिया। यानी आप असम्बली में 133 या 135 अरकान के होते हुए आप जो है असम्बली छोड़कर बाहर आ गए। एक दिन भी असम्बली ने बैठे और कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और वहीं हाउस में बैठकर ऐलान किया गया। लेकिन लगारी साहब 9 मई के वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक वो वाकया था, जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जिन्होंने भी उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस वाकये की मजम्मत की, रिलीफ तो उन्हें मिल ही गया, तो खान साहब को भी शायद रिलीफ मिल जाए। नहीं, वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मुल्क पर हमला था, ये हमारे इदारों पर हमला था। वो इसकी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, वो कौम से माफ़ी मांगते हैं, वो अपने माजी की माफ़ी मांगते हैं, माजी के संगीन जराइम इस मुल्क में करते रहे वो उनकी माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने जो जिस तरह से ये खिलवाड़ किया पार्लिमानी निज़ाम के साथ उसकी माफ़ी मांगते हैं। जिस तरह से वो 3.5-4 साल तक मुल्क के साथ करते रहे उसकी माफ़ी मांगते हैं। वो किन किन जराइम की माफी मांगेंगे? वो एक कौमी मुजरिम है, तारीखी मुजरिम है। वो किस बात के लिए अपने आप को रियायत के लिए वो करेंगे? वो तो सियासी इस्तेहकाम के लिए और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए आज भी वही कोशिश करते रहते हैं। और उनके चंद लोग जो कलम हाथ में लिए वो हुआ करते थे, कहीं और मुलाजमत करते थे, अब इनकी मुलाजमत में आ गए हैं। तो वो ये जो अदम इस्तेहकाम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ठीक। अच्छा लगारी साहब, एक और मामले पे आपका कमेंट लेना चाहूंगी। कल का जो सियासी मंजरनामा था वो काफ़ी दिलचस्प रहा, जब हमने देखा कि कल अदालत में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की पेशी थी और जिस तरीके से फिर बाद में फरार इख्तियार किया गया, वो फुटेज हम सोशल मीडिया पर भी देखते रहे, न्यूज़ मीडिया पर भी देखते रहे। इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करेंगे? ये सियासी लोग थे जो मुल्क के हीरो बने हुए थे, जिनको टेकियां थी, जिनको आश्रय थे, जिनको सहारे थे, जिनको बैसाखियां हासिल थी, बैसाखियों के सहारे चलने वाले आज भी ये बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। ये है तरीक़ेकार कि किस तरह से ये भागते हैं। कौन है इस मुल्क के अंदर जो इस तरह से भागा हो? जिस दिन हमने फवाद चौधरी को भागते देखा है और इनके भी भागते हुए देखा। ये आए थे मुल्क को मसाइल हल करने वाले, मुल्क के मुश्किलात खत्म करने वाले जी। जिस तरह से ये भागते हैं और ये मैदान छोड़ते हैं तो या ये अपने आप को समझेंगे कि हम मुल्क के हीरो हैं। इनका लीडर जो टोकरियां सर पर रख कर चलता है वो क्या हीरो है मुल्क का? एक शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी लीडर हैं, ऐसे इस तरह के भी लीडर हो सकते हैं। ठीक है लगारी साहब, परवेज इलाही को बनाने चौधरी शुजात जेल तो गए, मगर आगे क्या हुआ? आपको लग रहा है क्या परवेज इलाही पीटीआई की सदारत छोड़ने के लिए आमादा हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं कहना है कुछ भी, इसलिए कि उनके साहबजादे जो हैं उन बेटे बाप को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो अब भी वहां बैठकर खुद मजे कर रहे हैं और यहाँ वालिद जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं थानों में और कचहरियों में, वो भी अपने आप को देख रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की वजह से पाकिस्तान का सारा अदम इस्तेहकाम जो है इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की वजह से। जिस तरह से उन्होंने बैठकर मुआहिदा किया था कि जी वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बात की थी, अचानक पलटा खाया और पलटा खाकर जो है वो वापस चले गए और बेटा उनको साथ लेकर चला गया। वो एक शर्मनाक दिन था, पाकिस्तान की तारीख था
जब जब इन्होंने एक कॉल, एक वादा, एक कमिटमेंट तोड़कर वहां चले गए थे, और उसके बाद उनको क्या मिला है, क्या चीज हुई? सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का दम इस्तेहकाम हुआ है। वो तबाहकुन दिन था जब चौधरी परवेज इलाही जो है वो एक रास्ता छोड़कर बनी गाला की तरफ चले गए। ठीक। अब बनी गाला का रास्ता जो है वो पाकिस्तान की तबाही का रास्ता, बर्बादी का रास्ता है, और हमें इस बात का पूरा इसरार करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक रास्ता बनी गाला को जाता है, तो एक रास्ता लंदन को जाता है, जहां से अहम फैसले भी होते हैं। मुस्लिम लीग नून हमें इंतखाबात से पहले से हम दीगर सियासी जमातें देख रहे हैं, थोड़ी सी एक्टिव दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून मंजरनामे से हमें गायब दिखाई दे रही है। फिर शाहिद हकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, लंदन में पहुंचे हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई नई हिकमत अमली सामने आएगी? मुस्लिम लीग माजी की PTI है, उसने अपने आप को इस्लाह करने की कोशिश की थी, अपने आप को जमहूरी बनाने की कोशिश की थी, और उसको जमहूरी बनना चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जमहूरी हो जाएंगे, वरना इनका कोई माजी मुख्तलिफ थोड़ी है। ये भी गमलों में पाले गए थे, ये भी नर्सरियों में पाले गए थे, और फिर नर्सरियों के बाद इन्होंने बड़े तल्ख तजर्बात के बाद एक बैठकर आबरूमंदाना तरीका तय किया था कि हम आइन को दुरुस्त करेंगे। और किया गया था। 18वीं तरमीम ने आइन को दुरुस्त किया था, और ये उसमें शामिल हुए थे। हम इस बात पर उनका बहुत एहतराम करते हैं कि उन्होंने 18वीं तरमीम में पाकिस्तान का आइन दुरुस्त समत में एक वफाकी पार्लिमानी आइन बनाने में एक बहुत बड़ी मदद की थी। लेकिन अगर वो अपने माजी की तरफ जाते हैं जो गमलों का और नर्सरियों का माजी है, तो फिर उनके लिए अफसोसनाक होगा। वो इलेक्शन से नहीं उन्हें भागना चाहिए, उन्हें सियासी अमल में हिस्सा बनना चाहिए। और ये जो 2018 में 2017 में किया गया था, नवाज शरीफ को सिंगल आउट करके जिस तरह से टारगेट किया गया था, वो कौन सी कमाल की बात थी? ठीक है, आप इतने सारे केसेस में एक बंदे का केस लेकर जो है उसको जायज नाजायज तरीके से रगड़ना चाहते हैं। ये हम इसकी तारीख क्या लिखेंगे? हम क्या दुनिया के सामने दिखाएंगे कि हम ये इस तरह की अदालतें रखते थे, इस तरह के तफ्तीशकार रखते थे कि जो पनामा की तफ्तीश करते करते इकामा पर चले जाते हैं और ताहयात नाहल कर देते हैं। कितने लोगों ने कंसील ऑफ फैक्ट किया, कितने लोगों को जो है उन्होंने वो किया है, कितने लोगों की जाली डिग्रियां थी, कितने लोग जाली डिग्रियों के बाद ताहयात नाहल हुए, बेशुमार लोगों की जाली डिग्रियां। और फिर डिग्रियों का कानून भी क्या था। अब एक ये भी कानून कमाल है कि हम मदरसे की डिग्रियों को मान लेते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ऑक्सफोर्ड और हम जो है हार्वर्ड की पढ़ी हुई बेनजीर की डिग्रियों पर जो है 60 ऑब्जेक्शन लगाते हैं और रद्द कर देते हैं उसके कागजात। ये इस मुल्क में होता रहा है, ये तमाशा चलता रहा है। ठीक है, और ये तमाशा जो है उसका अरूज जो था वो इमरान खान को लाना था, जिस तरीके से लाया गया। हम बैठे होते थे कोर्ट रूम में जिस तरह से बनी गाला वाला मामला किया गया था। ठीक है, बहुत सी चीजें हम आईनी शाहिद हैं, बहुत सी चीजों के जिस तरह से इस मुल्क के साथ मजाक किया जाता रहा है। इस एक लाडले को लाने के लिए मुल्क को तबाही के दहाने में फेंक दिया गया। बिल्कुल गालिब साहब, अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत मिसाक जमहूरियत के बाद मिसाक मईशत की तरफ बढ़ी है, इस बारे में लाएअमल तय किया जा रहा है और काफ़ी अहम फैसले भी ले लिए गए हैं कि जो भी बैरूनी सरमायाकार आएंगे वन विंडो ऑपरेशन होगा, और इस तमाम तर मामले पर जो पाक आर्मी है वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जाहिर है आपके लिए ये ब्यूरोक्रेटिक जो हलचल है इनको रोकना, आपने ख़त्म करना है। कहाँ ये होता है? मुझे ज़ाती तौर पर भी मालूम है कि कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने बाहर जाकर कहा कि ये इन्वेस्टमेंट करने वाले जो है हमें कितना कमीशन देंगे। ये जब जाते थे बाहर जाकर पहले अपना कमीशन तय करते थे कि आप बाहर से पैसे ला रहे हैं। मुझे मालूम है कि 600 यूरो का इन्वेस्टमेंट एक ज़माने में आ रहा था, तो उसमें ये पूछते फिर रहे थे कि हमारा कमीशन इसमें कितना होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे थे वो जान छुड़ाते फिर रहे थे कि हम कहाँ से जान छुड़ाएं इन लोगों से। तो ये हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वन विंडो ऑपरेशन हो, लोग लेकर आए अपना यहाँ पैसा, एतमाद बहाल करें लोगों का और इंफ्रास्ट्रक्चर दें। आपके पास इतना ग्रिड में शामिल हुआ है, बिजली शामिल हुई है, आपकी ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है, उनको आप ठीक करें, आप लोगों को पावर दें। लोगों के लिए अब आपने रूस से ताल्लुकात बना लिए हैं, वहां से आपको तेल मिल रहा है, आप गैस का मुआहदा कर चुके हैं अजरबैजान के साथ और बहुत सी चीजें कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़े मुल्क को साथ लेकर। और ये जो
कचरा फैलाया गया है नर्सरियों की शक्ल में और गमलों की शक्ल में, इसको खत्म किया जाए। अच्छा लगाइर साहब, एक और मामला आपका कमेंट लेना चाहूँगी। चेयरमैन सेनेट की मराद पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने जो दस्तखत किए हैं, बल्कि रज़ा रब्बानी साहब बिल पेश करने वालों में शामिल थे। फिर सलीम मांडीवाला ने ये कहा कि क़यादत को इल्म लाए बगैर ये किया गया है। आपको ये मुमकिन लगता है कि ऐसा होगा? जी मैं नहीं समझा, क्या कहा आपने, क्या हुआ है? सर, चेयरमैन सेनेट की मराद पर पीपल्स पार्टी के जो अरकान के दस्तखत सामने आए हैं, फिर रज़ा रब्बानी बिल पेश करने वालों में सेनेट के खिलाफ कहा है आपने? नहीं सर, खिलाफ नहीं कहा। चेयरमैन सेनेट की मराद पर पीपल्स पार्टी के जो मराद मिली है उस पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने दस्तखत किए हैं। मराद पर किए हैं जी। आज के दौर में भी अगर मराद ले जा रहे हैं तो बड़ी जी लगारी साहब, ये बिल्कुल ये एक बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है जिसमें चेयरमैन सेनेट को ताहयात ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी, वो चार्टर्ड प्लेन कभी भी तलब कर सकेंगे। और जिस तरह की मराद थी वो हैरानकुन थी। 9 पेजेस पर यह बिल मुश्तमिल है और समझ से बालातर था कि जो मुआशी हालात पाकिस्तान के हैं, इस तरह के डिसीजंस किस तरह से लिए जा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ इल्म हो। मुझे कोई भी इल्म नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूँ। और मुझे रज़ा रब्बानी का भी अफसोस है। रज़ा रब्बानी चूंकि खुद चेयरमैन सेनेट रहे हैं और कई दोस्त हमारे रहे हैं, रज़ा रब्बानी रहे हैं और नैयर बुखारी साहब रहे हैं और हमारे नायक साहब रहे हैं और उसके अलावा जो हैं अपना ये सादिक संजरानी हमारे मेहरबान दोस्त हैं। तो अगर मराद चंद लोगों के लिए की जा रही हैं और इन हालात में की जा रही हैं तो आप अपना लिहाज नहीं कर रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोग इस वक्त आम आदमी क्या कर रहा है आपको पता है। मैं सड़कों पर जाता हूँ, देखता हूँ लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है जी, रोजगार नहीं है। सेठ ने कहा है कि बच्चे को कि तुम्हारी 45,000 रुपये तनख्वाह थी, तुमने 20,000 पर काम करना है तो ठीक है, नहीं तो कल से नहीं है ना। और ये कहा जा रहा है कराची में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां बुलाकर फैक्ट्रियों वाले कह रहे हैं कि अगर जो 40,000 ले रहे थे अगर 20,000 लेने पर राजी हो तो ठीक है, वरना सबको घर भेज दो, हम फैक्ट्रियां नहीं चलाते हैं। अगर ये सूरत हाल होगी और आप अपने लिए मराहत मांग रहे होंगे और अपने लिए जो है वो नए नए पर्सन प्रिविलेजेस ले रहे होंगे तो फिर आपके लिए कौम का दर्द कहाँ गया और आप कौम की नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? कोई भी हो, कहीं से भी हो, ये इस वक्त तो एक जुल्म के मुतरादिफ है। ठीक है लगारी साहब, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में जो 40 से 50 MNA होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे और वही होंगे किसी की भी गवर्नमेंट बनाने में वही मदद करेंगे। मेरे ख्याल में ये इस तरह की अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इस बारे में आप वहीं हैं और बहुत सी पार्टियां, बहुत से स्टेक होल्डर्स आ चुके हैं सामने, लेकिन ये 5-5, 10-10 सीटों वाले हो सकते हैं। आपने देखा, हम समझ रहे थे कि जीप वाले जो हैं वो भी एक बड़ा वो लेकर आएंगे और चौधरी निसार साहब अपनी दोनों सीटों से हार गए थे और जितने भी जीप पर खड़े सब हार गए थे। और ये इस तरह की बातें आती हैं। टारगेट क्या है? अगर कोई टारगेट है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई टारगेट इस्टेब्लिशमेंट का हो कि अब इमरान खान की जगह पर किसी नए इमरान खान को लाना है, तो फिर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मौका दिया जाए, लोगों को आज़ादाना सोचने का मौका दिया जाए और जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है जी, उन लोगों को किसी सूरत में भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने मनमाने बयाने के साथ पाकिस्तान पर मुसल्लत हों। इस तरह की सूरत कभी भी पैदा नहीं होने देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मौजूदा से हाल पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर बहुत से पाकिस्तानी ऐसे नौजवान जो इस हादसे का शिकार हो गए, समुद्री तूफ़ान में समंदर में वो डूब गए और यूनान कश्ती हादसे में गुजरांवाला में मुकीम कश्मीरी ख़ानदान भी अपने प्यारों को गवा बैठा है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यूरोप के सफ़र के दौरान वो ये बता रहे हैं कि एजेंट्स की जानिब से हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, बार बार पैसों की डिमांड की जाती रही और दिनों का बताकर महीने इस सफ़र में उनके लग गए थे। तो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल अली हैं
जिनकी बात हुई है मुतासरा खानदान से, पहले वो आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, ज़िला कोटली की तहसील खुई रट्टा के उस गांव में मैं मौजूद हूं जहां एक ही घर से 4 अफराद जो हैं वो यूनान कश्ती हादसे में बेरहम लहरों की नज़र हुए। हमारे साथ इस वक्त उन बच्चों के चचा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। कितने बच्चे ऐसे हमने हमारे गांव के, वो यकीन मानो आज इतने रो रहे हैं, उनके घर वाले वो कहते हैं यार भाई बच्चे भी गए, पैसा भी गया, फिर हमने सब चीज़ें देखी हैं, हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, कम से कम ये तो ना तरीकाकार करें। सारा गांव जो है वो हम देख रहे हैं कि सोगवार है और पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, इससे पहले भी एक कश्ती डूबी थी। तो जब ये बच्चे जा रहे थे आपके इल्म में था कि कुछ इस तरह का वाक़या हो सकता है? नहीं, हमारे तो इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो पूरी उम्मीद में थे कि अल्लाह करे तो आज ये चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। बात है कि हम इस पूरी उम्मीद में थे कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे आज चले जाएंगे, कल ज़रूर चले जाएंगे। इस बात की तो हमको नहीं पता था कि ये हादसा हो जाएगा। जी बिल्कुल, लॉयकीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि इस वक्त दुख की सूरत हाल में हैं और इनके यहाँ जो ताज़ियत के लिए आने वाले लोग हैं उनका भी सिलसिला है। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो लोग यूनान जिन्हें ले जाया गया, इन्हें कुछ हवाई रास्ता, कुछ समंदरी रास्ता, इस तरह के मुख्तलिफ रूट्स इस्तेमाल करके वहाँ तक ले जाया गया और इस वक्त यहाँ पर सारा गाँव जो है वो सोगवार है। जी, नाज़रीन, आँखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए एक अनजाने रास्ते के मुसाफिर शायद इनमें से बहुत सारे अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। यूनान में ये बहुत ही अफसोसनाक कश्ती हादसा पेश आया। सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान जो कि समंदर में डूब गए, जाँ बहक हो गए। यूनान में कश्ती के हादसे में जो लापता पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी तादाद अब 83 तक पहुंच चुकी है। लापता अफराद में गुजरात और गुजरांवाला के जो लोगों की तादाद है वो सबसे ज़्यादा बताई जा रही है और ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर के एक ही घर के 4 नौजवान समेत 21 अफराद अब तक लापता हैं, उनकी कोई खबर नहीं। बिल्कुल, और इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं वो बहुत हैरानकुन है कि यूनान में जो मुसाफिरों से भरी ये कश्ती थी ये डूबी नहीं बल्कि इसको डुबोया गया है। यूनान में कश्ती हादसे के बाद दिल दहला देने वाली जो फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, हकाइक भी सामने आ रहे हैं और जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के जो इंकशाफात हैं उन्होंने भी नए सवाल उठा दिए हैं। यूनानी हुकाम की बेहिसी, सफाकियत और संगीन नाअहली के बारे में बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि कश्ती ख़राब हो गई थी लेकिन यूनानी कोस्ट गार्ड वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की और साने के मरकजी मुलजिम इंसानी स्मगलर मुमताज़ आराई को विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया और बताया यही जा रहा है कि ये बहुत अहम गिरफ्तारी है और मुलजिम मुमताज़ आराई से शरीक मुलजिम असलम का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। बिल्कुल नाज़रीन, यूनान में इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके साथ साथ यूनान में जो तारकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाला यह हादसा है, इसमें पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने के बाद अब सिंध बलूचिस्तान में इंसानी स्मगलर्स और उनके जितने भी सहूलतकार हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। उधर इस नेटवर्क का भी पता चला लिया गया जो कि लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी है। तीनों भाई इस धंधे में मुलव्वस निकले, तो बड़ी अहम गिरफ्तारियाँ इस हवाले से हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। जिस तरह के अभी नाज़रीन के साथ भी शेयर किया कि जो सान है कि जो मरकजी मुल्जिम हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और बड़ी अहम गिरफ्तारी है। क्या कार्रवाई हो रही है इस हादसे के बाद से लेकर अब तक FIA की भी जानिब से? जी शुक्रिया। जैसा कि आपने पहले बताया, सारा बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और FIA चूंकि इस लीड एजेंसी है हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग को रोकने के लिए, तो इसमें जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर FIA इन एक्शन है। हमने तकरीबन 24 FIRs दर्ज की हैं और 15 जो मेन एजेंट्स हैं जिन्होंने लोगों को बाहर भिजवाया था उनको गिरफ्तार कर चुके हैं और अब उनके आगे जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनके आगे नेटवर्क है, चाहे वो लीबिया में है चाहे वो इटली में है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सरफराज साहब, एक मुलजिम मुमताज़ आराई जो विहाड़ी से गिरफ्तार हुआ उसको मरकजी मुलजिम क्यों कहा जा रहा है? क्या यही वो बंदा है जिसके आगे भी कनेक्शंस हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 15 है, इसमें मुमताज को भी गिरफ्तार किया है। ये वो एजेंट्स थे जो बुक करते थे लड़कों को और फिर यहाँ से इनसे आगे लीबिया पहुंचाते हैं और लीबिया से आगे इटली के लिए इनकी बुकिंग करते हैं। और तकरीबन जो मैं आपको 15 एजेंट्स के बता रहा हूँ हमने जो गिरफ्तार किए हैं, इन सब ने आगे 6, 8, 10, 15 लोगों को भिजवाया हुआ है लीबिया में। तो ये सारे मेन एजेंट्स हैं, हम इनको मेन एजेंट्स कहते हैं। अभी हम इनके सब एजेंट्स भी गिरफ्तार कर रहे हैं जो आगे इनके लिए काम करते हैं और इसके अलावा जो फैसिलिटेटर है और साथ साथ पूरा एक नेटवर्क जो हम है उस पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, जैसे कि सरफराज साहब ये जिक्र भी कर रहे हैं, लीबिया में मकीन जो पाकिस्तानी नेटवर्क है 3 भाइयों का भी खासकर इसमें तस्करा सामने आ रहा है, उनका भी पता चल गया है। अब रेड वारंट के जरिए इनको भी लाया जाएगा, इनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ मैं अपने नाज़रीन को जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा एथेंस में लिंक ऑफिस है, हम उनके साथ इन टच हैं। उसके अलावा हम इंटरपोल के साथ इन टच हैं, जो कि एक लीगल प्रोसेस है इन सब को वापस लाने का, रेड नोटिस इशू करने का, रेड वारंट का। और हम इटली के साथ भी राब्ते में, हम इटली गवर्नमेंट से भी, वो जो वहां पर जो उनके फैसिलिटेटर थे जो वहां पर उसको रिसीव करते हैं, हम उनके खिलाफ भी काम करें। इंशाल्लाह ताला उन सब को वापस लाएंगे और कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर जाते हैं, जगह जगह ये एजेंट्स मौजूद हैं और ये काम सरफराज साहब बहुत लंबे अरसे से हो रहा है, यकीनी तौर पर आपके भी इल्म में है, लेकिन शायद ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन इनके खिलाफ हुआ हो। और बहुत सी ऐसी इतलात भी हैं कि खुद FIA के भी कुछ ऐसे एहलकार हैं जिनके मुलव्विस होने के कुछ सबूत मिल रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है इसका भी बताइएगा। और साथ ही साथ आप नहीं समझते कि पहले ही इस तरह के क्रैकडाउन होने चाहिए थे इतने बड़े पैमाने पर? जी, आपने जो निशानदेही की है ये काफी अरसे से चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप जैसे कि आप देखेंगे ना, अगर आप गुर्बत की बात करें तो शायद हमारे पूरे पाकिस्तान में आपको गरीब मिल सके, लेकिन ये जो इसका हॉट एरिया है, हॉट कह लें वो सर्कल हम इसको करेंगे तो ये गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, यही एरिया है जहां पर ज्यादा यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी जब हम इस सारे डाटे को एनालिसिस करते हैं जो हमारे बच्चे हैं, तो आपको यही नजर आएगा। अब इसमें इशू ये है कि हो सकता है एक लड़का जो इसमें मिसिंग है, उसका भाई ऑलरेडी इटली बैठा हो, और एक गांव से अगर 1-2 लड़के चले गए हैं तो बाकी जितने गांव के लड़के हैं वो उसी एजेंट के पीछे फिर रहे हैं कि भाई आप हमारा बच्चा भी भिजवा दें। आपको यहाँ पर एक दुख बड़ी स्टोरी ये भी सुनाऊंगा कि हमने जब किसी की डेड बॉडीज आती हैं तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनसे एप्लीकेशन लें, तो बहुत सारों ने हमें ये कहा कि हमारा एक बेटा चला गया, हम दूसरे बेटे को भिजवाना चाहते हैं, तो हम कोई एप्लीकेशन भी नहीं देना चाहते एजेंट के खिलाफ। तो ये थोड़ा सा इशू इस किस्म का है जिसमें हमें तमाम मीडिया की और पब्लिक की भी सपोर्ट चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, कि उनको बताया जा सके कि ये किस तरह का आपका बच्चा किस अजियत और मुश्किल से वहां पर पहुंचा है। हम गिरफ्तारियां अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि में लाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में मजीद भी इंडिकेट किया जा रहा है आपकी जानिब से। तो किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि जितने भी जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्त गुजरता है, केसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, मामला दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सज़ा नहीं मिल पाती। ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा? देखिए, यही मैं आपको थोड़ा उसमें दरमियान में जो बताना चाह रहा था, इशू ये है कि जब हमने बहुत सारे केसेस में एजेंट्स को गिरफ्तार करते हैं ना और अदालत के पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे विक्टिम फैमिलीज हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो उनसे सुलह कर लेते हैं और जाकर कोर्ट में ये बयान दे देते हैं कि ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है या ये। तो हमें इस हवाले से भी लोगों को बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं। वो कोई पैसे ले लेते हैं, कोई उनके होता है कि हमारे बच्चे किसी और को भिजवा दे। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और लोगों को भी थोड़ा इसमें करना पड़ेगा। कानून भी शायद इसको थोड़ा सा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सुलह वाला जो सिलसिला है ना वो बंद कर दिया जाए, ताकि कोई बंदा एजेंट सुलह ना कर सके इस हवाले से किसी कबीले से। ठीक है। तो सरफराज साहब, अभी क्या कोई डिटेल्स हैं आपके पास? मुतासरा खानदान जो थे, कितने मुतासरा खानदानों से आपकी बात हुई है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो मालूमात के मुताबिक कितने पाकिस्तानी हैं इस हादसे में अभी तक जान से गए हैं? देखिए, इसमें जो पाकिस्तानी जो सर्वाइवर्स हैं, हमने लिस्ट मिली वो 12 बंदों की है। अब तक जो डेथ्स हैं वो कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोई भी वहां से कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो सकी कि हम जो मुतासरा फैमिलीज को हमने नंबर दिया, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए, हमें DNA भिजवाना है आपका। अब तक तकरीबन 96 फैमिलीज हैं जिन्होंने हमसे रब्ता कर लिया हुआ है और हम उनका DNA का 80+ का DNA हो गया है। तो बाकी फैमिली से भी DNA करवा रहे हैं और उनसे आपके जरिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जिनके प्यारे वहां पर गए थे, ये जिनको पता चलता है वो हमारे ऑफिस आए और हम उनका DNA कराकर फौरी तौर पर वहां भिजवाएं ताकि हमें पता चल सके। ठीक है। अच्छा, चूंकि बहुत सारे लोग आपको सरफराज साहब इस वक्त सुन रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन अफराद को जो कि इस वक्त लीबिया में मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज आपको देख रही हैं और जो इसी तरीके से इंसानी स्मगलर्स के हाथों चढ़े हुए हैं, जिनको यूरोप भी पहुंचना है गैर कानूनी तरीके से, तो किस तरीके से आप उनको क्या पैगाम देंगे?
जी, मैं उनको, अगर कोई लीबिया में बैठे हैं तो हम उनको कहेंगे कि आप बिल्कुल ये रिस्क ना लें, ये जो कश्ती के जरिए जाने का आप वापस आए, और लीगल चैनल जो हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है और जो लीगल चैनल्स हैं उसको फॉलो करें। ये अपनी जान को बिल्कुल भी इसमें ना इस तरह की हरकत करें, और मैं फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को रोकें। उनको जरूर मुस्तकबिल की तलाश के लिए हम लीगल चैनल्स भी कर सकते हैं और लीगली एक स्किल्ड वर्कर के तौर पर भी जा सकते हैं रादर देन इलीगल इस कोशिश से। ठीक है सरफराज साहब, तो जितने भी ये लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भेजते हैं, एजेंट्स हैं, इनके खिलाफ और इनके लिए क्या सजाएं मुख्तस की गई हैं कि अगर ये पकड़े जाते हैं और सबूत भी इनके आपके पास इनके मौजूद होते हैं तो फिर कौन सी सजाएं इनके लिए तजवीज़ हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो 2018 में हमारा नया कानून आया था, ये प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट, इसके तहत इनके लिए 14 साल की सजा है, और हमारी अब पूरी कोशिश है कि इन जितने भी हमने एजेंट्स पकड़े हैं इनको 14 साल की सजा कराई जाए ताकि ये जो सिलसिला रोका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज वर्क हमारे साथ थे। और उनका ये बताना था कि जो कम्युनिटी है, जो फैमिलीज़ हैं, वो इन तमाम एजेंट से अपने मामलात ठीक कर लेते हैं, उनसे सुलह सफाई कर लेते हैं। इसी तरह से जो एजेंट्स हैं वो भी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, अदालतों से उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और केसेस इसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो शायद अब ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि गैर कानूनी तरीके से हमें जो अपने प्यारे हैं उन्हें बाहर ममालिक नहीं भेजना। प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे यूनान में समंदर में जो कश्ती हादसा पेश आया है, अभी भी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि लापता है और बड़ा नुकसान हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज मुतासिर हुई हैं और इसमें मुसलसल हम देख रहे हैं कि अब इंकशाफात भी हो रहे हैं और अहम गिरफ्तारियों का सिलसिला भी सामने आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट, उनका तारुफ करवाते चलें। समीउल्लाह साहब सी वॉच ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी से हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त के लिए। हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान, हम उनकी बात कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका जाने के लिए एजेंट्स को बड़ी तादाद में रकम देते हैं और ये कोई आज से नहीं हो रहा, शुरू से ऐसा हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस कानून में वाकई में बहुत सारे जो नौजवान हैं वो जान से जाते हैं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। क्या किया जा रहा है इस हवाले से, क्या इकदाम उठा रहे हैं फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हो, उनसे हम बच सकें? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, ये असल में ये जो सारा कुछ जो हो रहा है ना, इसके पीछे मतलब इसको अगर हम इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें मतलब डिफरेंट किस्म के मल्टी डायरेक्शन हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमी है वो अवेयरनेस की है। लोगों को नहीं पता कि जिस वक्त हम एजेंटों को या ये ह्यूमन ट्रैफिकर जो है इनको इतने पैसे दे रहे हैं तो इनको किस रूट के थ्रू लेके जाएंगे। इनकी आंखों के आगे सिर्फ एक यूरोप नजर आ रहा होता है, जन्नत या पता नहीं क्या ये सोच रहे होते हैं लोग जाने के लिए। इनको वहां की लाइफ का बिल्कुल आइडिया नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो लोग यूरोप में सेटल हैं वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो लोग कभी भी किसी को वहां की हकीकत नहीं बताते कि यूरोप में हमारी लाइफ किस तरह की है। अगर आप इतनी अपनी जान को खतरों में डाल के वहां पे पहुंचेंगे कश्ती पे जाके, अगर आप लकीली वहां पे पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद ये तो नहीं कि आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आप कितने लोगों को जानते हैं, लोग 10-10 साल वहां पे हो गए हैं, उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो वहां पे छुप के रह रहे हैं और इतनी पैथेटिक लाइफ स्टाइल है उनका वहां पे कि यहाँ पे बंदा बता भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में एक तो ये अवेयरनेस है जो हमें लोगों को बतानी चाहिए, लोगों को पता हो। और दूसरे नंबर पे इस हवाले से कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब देखें यूरोप ने पॉलिसीज बड़ी आसान कर दी हैं, स्पेशली स्किल्ड माइग्रेंट्स के हवाले से। जैसे जर्मनी में अभी जॉब सीकर वीजा का एक ऑप्शन है, उसको पढ़े लिखे लोग अवेल करते हैं। आप जाएं, 6 महीने के लिए आपको चांस दिया जाता है, अगर आपको वहां पे अपने प्रोफेशन में जॉब मिल जाती है, आप वहां पे सेटल हो जाएं। तो ये मसला वहां पे आ रहा है कि जिन इलाकों में या जिन बैकवर्ड एरियाज में एक तो तालीम की कमी है, लोगों में एजुकेशन नहीं है, और दूसरा वहां पे इस तरह के लोग ये जो
ट्रैफिकर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये लोग वहां से फायदा उठाते हैं। गरीब फैमिलियों के बच्चों को एक वो दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं, और उनको लोगों को असल में पता नहीं होता कि हमारे साथ सॉरी कि हमारे साथ आगे जाके क्या होगा। ठीक है, और एट द सेम ठीक है समीर साहब, इस तमाम इशू पर भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर महंगाई है, इस वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं, या उनके कुछ अजीज़ और क़रीब वहाँ पर सेटल हैं ऑलरेडी, वो उन्हें बुलाते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। लेकिन एक और बड़ा ही अहम मामला है जो एक नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जितने भी मुसाफिर इस हादसे में बच पाए हैं, उनकी जानिब से जो इंकशाफात हैं वो तो यही हैं कि जो यूनानी हुक्काम हैं, बहुत बेहिसी का उन्होंने मुजाहरा किया, ये कश्ती डूबी नहीं, इसे डुबोया गया है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो जो मुख्तलिफ NGOs हैं या जो आपकी NGO है, वो इसके लिए क्या कर रही है? आवाज़ उठाई जा रही है? यूनानी हुकूमत से कोई रब्ता किया जा रहा है? जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा एक गैर इंसानी किस्म का रवैया है जो उन्होंने इख्तियार किया है। ये माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। शायद आपको याद होगा कि 2015 में वो एक तस्वीर वायरल हुई थी अलान नाम के बच्चे की। तो उसके बाद जो है ये यूरोप में काफी ज्यादा इसके लिए आवाजें उठी थी कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं इनको अलाउ किया जाए, इनको सेफ पैसेज दिया जाए यहाँ पहुंचने के लिए। तो लेकिन जो अफसोस की बात है कि जो यूरोप के जो कानून है, यूरोपीय यूनियन के कानून है, अभी जिस तरह वो तुर्की के साथ, लीबिया के साथ, इन मुल्कों के साथ वो डील कर रहे हैं, वो अपने बॉर्डर सिक्योर करते हैं। वो अलाउ ही नहीं करते कि इस तरह की किसी कश्ती को अपने पानियों के अंदर दाखिल होने की। अगर कोई दाखिल हो गया, ये जैसे आपके सामने है, वो आपने मीडिया रिपोर्ट्स आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, कुछ फैक्ट्स हैं कि कश्ती का तकरीबन इंजन फेल हो गया, कितनी देर तक वहां पे खड़ी रही है और उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इसके ऊपर कल हमने एक ज्वाइंट जो लेटर है, वो ओपन लेटर वो हमने लिखा है। इसकी हम एक इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक क्राइम है कि आप लोगों को जानबूझ के आपने मौत के मुंह में है, आप उनको रेस्क्यू कर सकते थे, जिसका आपके पास मौका था, आपने वो चांस मिस किया है। तो देखिए ये एक क्रिटिसिज्म है यूरोप के ऊपर, और इसी चीज के खिलाफ वहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सी वॉच ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट NGO है, तो हम अपने शिप्स के ऊपर इस तरह के लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जो कि इनफैक्ट हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, जो जैसे ये एजेंसियां हैं, फ्रंटेक्स वगैरह एजेंसी है, ठीक है। तो ये उनका काम है कि इन लोगों को रेस्क्यू करना, इनकी जान को बचाना। ये तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं सीधी, ये सीधा सीधा क्राइम है। इतनी देर आपके सामने कश्ती वहां पे खड़ी रही है और आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये कश्ती कभी इटली की तरफ जा रही थी, इनको तो मदद की जरूरत नहीं थी। तो ये सब जो है ना, इस सारी चीजों की हम एक इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। ठीक। और आई होप इंशाल्लाह। लेकिन समीर साहब, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि ये कोई पहला वाकया ये नहीं है, इससे पहले भी वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, और आप जिस तरह से बात करें, जो सोल्यूशन आपने इसका नंबर 1 बताया है, आप कह रहे हैं कि वो अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन अवेयरनेस के जो टूल्स हैं, ये किस तरीके से हो सकती है, कौन करेगा इसमें? फिर कितने लोग हैं जो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच जाते हैं? हम इन गैर मुल्कियों से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट होने वालों की तादाद कितनी है आपके नजदीक? देखिए, लोग वहां पे ना, यूरोप में कानून ऐसे हैं, ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं, और दूसरा फिर वो शेंजन की वजह से बॉर्डर कंट्रोल इस तरह से नहीं है। तो डिपोर्ट जो लोग होते हैं उनकी रेशो इतनी ज्यादा नहीं है, होते हैं लोग डिपोर्ट, लेकिन लोग वहां पे क्या करते हैं, लोग छुप जाते हैं, एक मुल्क से भाग के दूसरे मुल्क में चले गए। मतलब ये एक ऐसी लाइफ है कि आप पाकिस्तान में अगर किसी को इसकी हकीकत बताएंगे तो कोई भी बंदा यूरोप जाने का नाम नहीं लेगा। मैं ऐसे लोगों को जाती तौर पे जानता हूँ। जाहिर बात है, मुझे 11 साल हो गए वहां पर रहते हुए यूरोप में, और मैं माइग्रेंट्स के साथ काम करता हूँ, रेफ्यूजीज के साथ मैं काम करता हूँ। तो लोगों को 10-10 साल हो गए हैं, उनके पीछे वालिदैन फोत हो गए लोगों के, उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो पीछे पाकिस्तान आ सके अपनी वो फैमिली से मिलने के लिए। ईद का मौका हो, कोई भी ऐसी चीज हो, तो वहां पे बैठ के वो रो रहे होते हैं। उनकी वहां पे जिंदगी देखें, एक कमरे के अंदर 4-4 लोग जो है वो रह रहे हैं, क्योंकि जब आप इल्लीगल हैं, वहां पे आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट के ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप तो अपने नाम पे घर भी नहीं ले सकते, आपको कोई बंदा काम भी नहीं देगा। तो वो क्या करते हैं, एक किसी बंदे ने घर लिया हुआ है, उसके अंदर 4-5 लोग जो है वो चारपाइयां या बेड लगा के, तो वो वहां पे रुके हुए हैं काम करने के लिए। जब बाहर जाना, तो आपके दिल में हर वक्त एक शोर है कि भाई मैं हो सकता है आज पकड़ा जाऊं, हो सकता है मैं आज पकड़ा जाऊं। लेकिन जाते हैं छुप छुपा के, कुछ चोरी का काम किया और पैसे घर भेजते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बताते कि यहाँ पे हमारी जो लाइफ है
हमारी लाइफ किस तरह की है। तो धक्के खा रहे हैं लोग मुख्तलिफ मुल्कों में। अगर आपको पता है कि अब मैं जर्मनी में पकड़ा जाऊंगा तो आप निकल के साथ वाले मुल्क में चले जाएंगे, उससे आगे वाले मुल्क में चले जाएंगे। तो ऐसी तादाद बहुत ज्यादा लोगों की है जिन लोगों को वहां पे पता नहीं कितने कितने साल हो गए हैं। लेकिन समीर साहब, अब हम ये देखते हैं कि नौजवान एजेंट्स को भारी रकूम भी देते हैं, जिंदगी भी अपनी खतरे में डालते हैं। 4 से 5 मिलियन, अगर हम कहें 40 से 50 लाख रुपया भी देते हैं एजेंट्स को, उसके बाद भी क्या वजह है? आपको नहीं लगता अपने मुल्क में काम नहीं करना चाहते? इसकी क्या वजह है? सर देखें ना, पहली चीज तो ये है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट के ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इकोनॉमिकल या एक अनसर्टेनिटी की जो भी एक सिचुएशन है, इसमें जो यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब्स के लिए, जब एक बच्चा केमिकल इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी सीवी 10 जगह पे सेंड करता है, जब उसको रिप्लाई नहीं मिलता। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हम अपने नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं दे रहे उनको। पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे क्या करें? डिग्री होल्डर्स लोग यहाँ से बाहर जाके वहां पे रेस्टोरेंट पे बर्तन धोते हैं, टैक्सी चलाते हैं और वो खुश हैं। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जॉब्स नहीं है लोगों को देने के लिए। और जब लोग यहाँ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं इन हालात की वजह से, फिर वो लोग दूसरे मुल्क जाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। और यही वो मौका है कि जहाँ पे इस सिस्टम से फायदा उठाने वाले जो लोग हैं, जैसे ये ट्रैफिकर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये लोग फायदा उठाते हैं। ये उन लोगों को मिसगाइड करते हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हालांकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की अगर बात करें तो अगर आपके पास पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप वो एक प्रोसेस है, आप गूगल पे वो सर्च कर सकते हैं सारा प्रोसेस। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको 6 महीने के लिए जॉब सीकर वीजा जर्मनी इशू कर देता है। उस वीजे के दौरान आप वहां पे जाएं, अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है अपनी फील्ड में तो आपको वहां का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो चीजें लोगों को नहीं बताई जाती, ठीक है। और लोग भी हमारे यहाँ पे ज्यादातर इस तरह के जी रेफरेंस लेके चलते हैं कि अच्छा जी वो फलां बंदा है, वो लोगों को बाहर भेजता है। भाई वो कैसे भेजता है? उनके अपने जहाज हैं, उनका अपना मुल्क है उधर आगे, उनके अपने जजीरे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कि लोगों के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि, और लोग खुद इस चीज को रिसर्च नहीं करते। ये एक प्रॉपर एक सिस्टम है और इसको फाइट करने के लिए एक हमें अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। और खासतौर पे मतलब मैं अपने आप को इस चीज के लिए वॉलंटरी पेश करता हूँ कि यार जिस तरह से मैंने वहां पे स्ट्रगल की है, 10-11 साल हो गए हैं, इस तरह के मेरे तरह के और बहुत सारे लोग हैं। तो जो काम हम वहां पे करते हैं यहाँ पे तो किसी को बताते भी नहीं है आके कि हम वहां पे ये काम करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल हमें पाकिस्तान में मिलता है, ये प्रोटोकॉल तो आप वहां पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हमें वहां पे कोई मसला नहीं है, मतलब एक किस्म का यूं कह लें कि आई एम लाइक सिटीजन्स देयर, मेरे पास कंप्लीट राइट्स हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं जब पाकिस्तान में होता हूँ, यहाँ की लाइफ में जो प्रोटोकॉल है हर जगह पे मुझे मिलता है, तो मैं आई फील माई सेल्फ लाइक अ किंग व्हेन आई एम इन पाकिस्तान, ठीक है। तो वहां पे तो मुझे भाई अपना ये वॉशरूम भी खुद साफ करना पड़ता है। मुझे तो ये कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वहां पे आप कैसे काम वाले को रखेंगे जो पाकिस्तान में आपको ये सहूलतें मिली हुई हैं। ये चीजें लोगों को बतानी चाहिए कि भाई वहां पे आपने काम का मतलब है काम, ठीक है। आप 10 दिन अगर काम नहीं करेंगे तो आप अपने घर का किराया नहीं दे सकते, कहाँ रहेंगे आप? वहां पे जाके ये पाकिस्तान में आके आप 2-2 महीने 2-2 हफ्ते छुट्टियों को हमें चले जाते हैं, वहां पर चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, ये एक तरीके से लोगों को, ठीक है। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर सी वॉच ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी समीउल्लाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे नियो पाकिस्तान। साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मुल्की मुआशी सूरत हाल की और IMF से कर्ज का मुआहिदा ना हो पाने के सबब ज़र मुबादला की शदीद किल्लत की वजह से मुल्क में इंतहाई नागुज़ीर अशिया की दरामद भी रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि दुश्वार पर होती चली जा रही है। उधर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और मुआशी टीम के IMF के साथ होने वाले ताज़ा जो मुज़ाकरात हैं वो एक बार फिर से नाकामी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी मुआशी टीम ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर मुज़ाकरात तो किए, मगर उसमें कोई पेशरफ ना हो सकी। बिल्कुल, वज़ारत ख़ज़ाना और मुआशी टीम इस कोशिश में है कि IMF के साथ जो 9वां इक़्तिसादी जायज़ा है वो मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन IMF की ज़िद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। इसहाक़ डार जो कि मुसलसल IMF से मुआहदे की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल एटमी धमाकों के बाद भी नहीं बनी थी।
पाकिस्तान में चीन चश्मा न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है और इसकी मफाहमती याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि IMF की शरात पूरी करने के बावजूद इस मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है, लेकिन चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया है और उसने हालिया हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान की बेमिसाल माली मदद की है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस मौके पर उन्होंने कतर और सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाली जो मदद है उसकी तारीफ भी की और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इंकशाफ किया है कि मई के महीने में जो दरामद और बरामद का तवाज़न है वो पाकिस्तान के हक में होगा और हो गया है और मई में 25 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रहा और सरप्लस बढ़ने की वजह से बरामदात में इजाफा है। पाकिस्तान को अक्टूबर और दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए कोई बोली नहीं मिली। नाजरीन, पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने अक्टूबर और दिसंबर के लिए 6 LNG की जो कागोज हैं वो खरीदारी के लिए बोलियां तलब की थी और शो में PIA के 88 अरब के खसारे पर भी बात हम करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देख रहे हैं वज़ीर ख़जाना की लाखों कोशिशों के बावजूद भी जो IMF की कबल अज़ वक्त शराइत हैं वो हम मान भी रहे हैं, फिर भी ये मुआहदा नहीं हो रहा, तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। अभी भी IMF बजट पर एतराज़ात ही उठा रहा है। IMF के जो बजट पर एतराज़ात हैं उस पर आप कहेंगे और साथ साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो गारंटीज़ हैं वो भी हम दे चुके हैं, फिर भी ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मेरा हमेशा से ख्याल ये रहा है कि IMF एक इलेक्टेड 4-4.5 साल की हुकूमत के साथ मुआहदा करेगी। चंद महीनों की हुकूमत के साथ जो मर्ज़ी कर लें, ये मुआहदा नहीं होगा। दूसरा वो भी है जो हमारी हुकूमत कह रही है या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब आप ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है उस पे यूक्रेन पे, तो फिर अमेरिका IMF पे बोझ डाल रहा है कि हमारे साथ वो उस तरीके से ना करे। सो आई थिंक कि इनको IMF को छोड़ के अब वो जो दोस्त ममालिक हैं चीन, UAE, सऊदी अरब, उन पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। और तीसरा है कि अपने घर को भी ठीक करना चाहिए। मगर ये भी बात सही है कि मैं नहीं मानता कि इन्होंने सारी शर्तें मानी हैं। ट्रांसपेरेंसी तो दिखाई नहीं है, पॉवर्टी एलिविएशन की नहीं है, फ्लड पे इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अब तो इनके इत्तेहादी भी इनको कह रहे हैं कि आपने फ्लड पे पूरा तरह खर्चा नहीं किया। सो ये कहानियाँ हैं कि हमने सारी शर्तें मान ली हैं, बहुत कम शर्तें मानी हैं IMF की। मगर मेरा यही ख्याल है कि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड 5 साल की हुकूमत के साथ नया मुआहदा करेगी, इस हुकूमत के साथ नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैस, ये कल रात को भी एक अहम हैपनिंग हुई है, मैं इस पर भी आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगी। जो मुआशी बहरान इस वक्त हमारे मुल्क को इसका सामना करना पड़ा, IMF से डील नहीं हो पा रही है। अब इस हवाले से कौमी मुआशी प्लान जो है उस पर मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत हमें एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको मिसाके मशहद भी कहा जाए तो कहना गलत ना होगा। इसकी तैयारियाँ अब शुरू की जा चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ये ख्याल है कि अच्छा है, क्योंकि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो पैसे लेके इस मुल्क से चला गया है और वो अब उस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो स्टेट सेक्टर को ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो हमारी मिलिट्री है, जो पहले भी अस्करी बैंक और दीगर अदारे चला रही है बड़ी एफिशिएंटली। सो आई थिंक ये अच्छा है कि हमने फैसला कर लिया है कि अपनी स्टेट सेक्टर से सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट मिलके हमारी मईशत को ठीक करें। मगर जो प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि क्या अगली हुकूमत जो इलेक्टेड होगी अक्टूबर के बाद वो ऑन बोर्ड है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो। और दूसरी बात इसमें जो मुझे नज़र आई है अच्छी इस मुआहदे में, वो ये है कि आपने ब्यूरोक्रेसी जो इनएफिशिएंट है उसको बाईपास करने की कोशिश की है। आपने जो एनर्जी सेक्टर है जो इनएफिशिएंट है उसको बाईपास करने की कोशिश की है। सो आई थिंक के डायरेक्शन तो ठीक है। अब सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगली डेमोक्रेटिक हुकूमत इस मुआहदे में कितनी ऑन बोर्ड है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो यूथ है वो कितना ट्रेन होगा इस सारे के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जो हालिया हुकूमत है उसमें हम देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नई तिजारती मंडियां सामने आ रही हैं। रूस के बाद आज़रबाईजान के साथ भी मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन ये ग्रुप जो है ये मगरिब का हिमायत याफ्ता नहीं है, तो इस मूव को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि अब हम रीजनल कोऑपरेशन करें,
आपके पास सेंट्रल एशिया में भी एनर्जी रिच मुल्क हैं, आपके पास गल्फ में भी एनर्जी रिच मुल्क हैं, बीच में चाइना और रूस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं। तो और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि इंडिया के साथ भी ट्रेड खोल देनी चाहिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अब रीजनल ट्रेड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो आपको फ़ायदा देगी। सस्ती चीज़ें भी आएंगी। सिर्फ इतना होगा कि आपके जो बड़े इंडस्ट्री है वो लिंक्ड है यूरोप और अमेरिका के साथ, आपके जो SMEs हैं वो लिंक्ड है चाइना के साथ। सो आई थिंक सारों के साथ ही अब चलना पड़ेगा, बट उसमें शर्त वही है जो मैं पहले भी बात की है आपसे कि अपने यूथ को भी तो ट्रेन कर लें इस सारे को में कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये भी जिस तरीके से चाइना बहुत एहतियात के साथ सर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कहा जा सकता है कि चाइना की मदद की वजह से ये भी दिवालिया वाली जो पोजीशन है वो नहीं आई। बातें तो इस हवाले से बहुत हो रही थी, तो क्या हमारे पास जो प्लान बी है उसमें भी चीन शामिल हो सकता है? देखें, प्लान बी में चीन ही शामिल है। अच्छा। देखें, वो आपको रोल ओवर कर रहा है। अब CPEC फिर से सीरियसली इस हुकूमत ने शुरू किया है। इन्वेस्टमेंट्स आपके अगर चाइना पोर्ट बना देता है या पोर्ट को मैनेज कर लेता है तो और फिर आप सेंट्रल एशिया से लिंक हो जाएं और ईरान से लिंक हो जाएं एनर्जी के साथ, तो ये अभी आप ही ने खबर दी कि आपको टेंडर्स ही नहीं मिले LNG में, तो फिर ईरान से गैस लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो आई एग्री कि ईरान, चाइना, सऊदी अरब, UAE ही हैं जिनके साथ अब आप चल सकते हैं इस सारे के अंदर। अब समुंदर पार यूरोप और अमेरिका को पे इनकसार करना ज़रा मुश्किल हो गया है इन दी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, कब तक हम चीन की मदद पर ही चलते रहेंगे? चीन कब तक हमारा बर्डन उठाएगा? एट दी एंड अगर पोर्ट्स भी एक्टिव हो जाती हैं, पहले भी कराची पोर्ट मौजूद है, मुल्क में जो डॉलर्स की किल्लत है, इंपोर्टर्स का कितना सामान अभी भी पोर्ट पर मौजूद है, इस किल्लत को कैसे दूर कर सकते हैं? वरना बहुत सारी चीज़ों की हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। ये तमाम मामला किस तरह से हल होगा? देखें, बात यह है कि ट्रेड ऑफ तो करनी पड़ती है कि अगर आपने ये लग्जरी आइटम्स को बंद करना है तो फिर, और अगर आपने अब वेस्ट से मशीनें नहीं खरीदनी तो चाइना से रिलेटिवली लेस डेवलप्ड मशीनें लेनी पड़ेंगी। असल इशू जो है वो यही है जो मैंने पहले बात भी आपसे की कि अपना घर तो ठीक करिए, आप अपनी ज़मीन को प्रोडक्टिव बनाइए, आप अपने यूथ को प्रोडक्टिव बनाइए, आप अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्टिव बनाइए, आप अपने रिसोर्सेज को जो है उससे फाइनेंसेस जनरेट करिए। अभी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इजाज़त दे दें SMEs को कि सब कुछ बेच दो। आपने डॉलर्स की बात की, अब तो आप तेल भी, रूसी तेल भी चीनी करेंसी में पे कर रहे हैं जी। सो इन अ वे आप देखें, चाइना और इंडिया की लड़ाई है मगर फिर भी 100 बिलियन तक उनकी ट्रेड है। तो आप भी अब इंडिया के साथ लड़ाई रखिए, इस टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स रखिए। वो जो कब तक कहा आपने, तो चाइना को CPEC में हमारी ज़रूरत है, और अगर चाइना और इंडिया की राइवलरी रहेगी तो आप बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे चाइना के लिए। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब जॉइंट वेंचर्स करके आप अपने घर से चीज़ें पैदा करना शुरू करें और उनको एक्सपोर्ट करें, वो बेशक डॉलर में करें या चाइनीज़ करेंसी में करें, इररिस्पेक्टिवली आपको ज़रूरत पड़ेगी दोनों करेंसीज़ की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला अहम, खासकर मैं PIA के हवाले से बात करना चाहूँगी। मुसलसल खसारे का सामना है। पिछले साल 88 अरब का खसारा हुआ, कुल खसारा जो है वो 350 अरब से ज़्यादा का है। और PIA को इसका क्या करना चाहिए? जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी हम मुसलसल बात तो करते हैं, सजेशंस में भी आता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर डॉक्टर आयशा भी जो इंडिकेट कर चुकी हैं, कहा मामला वो ये पेंशन्स के हवाले से कि जितने भी ये सरकारी इस तरह के हम देख रहे हैं कि जो इदारे हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं, एक तो खसारे में जा रहे हैं, फिर ऊपर से गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ता है। पेंशन्स के हवाले से भी डॉक्टर आयशा ने इंडिकेट किया कि ये हुकूमत पर एक बोझ है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये पेंशन्स जो हैं ये हर सरकारी अफसर की तनख्वाह काटते हैं और फिर उनको, और तो वो काट के जब आप खा लें तो फिर कहें कि बोझ है, तो ये तो अनफेयर है ना। बट एट द सेम टाइम उसको रीमैनेज करना ज़रूरी है पेंशन्स को।
बट फ्रांस ने अभी ये फैसला किया कि पेंशन एज ही बढ़ा दी जाए। आपको भी कोई ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, मगर जो बाकी जो मामलात हैं उसके अंदर आपको PIA की आपने बात की, तो हमें नेशनल कैरियर क्यों चाहिए? हमारी कौम के टैक्स से पैसा जाता है PIA को, कौम के लोग तो इस्तेमाल नहीं करते PIA को, अमीर और सरकारी अफसर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PIA को आपको निजकारी करनी पड़ेगी। वो जो 2 होटल हैं, एक PIA का रूजवेल्ट होटल वाशिंगटन में और एक फ्रांस में, इनको भी अब आपको लैंड आउट करना पड़ेगा, लीज आउट करना पड़ेगा। आपको बोझ उतारना पड़ता है, या तो आप प्रॉफिटेबल बने या फिर बोझ उतार दें। ये नहीं हो सकता कि टैक्स पेयर पैसे दिए जाए और आप जो है सरकारी अफसर और पॉलिटिशियंस ही इन पे सफ़र करें। रेलवे को स्टेट सेक्टर में फाल करना बहुत ज़रूरी है, मगर PIA ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्टेट सेक्टर में रहे। मगर आप ये देखिए कि आपकी प्राइवेट कंपनियां भी बैठी हुई हैं सारी की सारी। ये नहीं है आज जो जिस तरह फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, जिस तरह ट्रैवल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो सारी दुनिया की जो हैं एयर कंपनियां क्राइसिस में गई हुई हैं। तो आपको मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या बेच के PIA को गवर्नमेंट सेक्टर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और इस हवाले से उनका ये कहना था कि प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो अब हुकूमत को करना पड़ेगा, उसके बगैर अब कोई गुजारा नहीं है। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे परवेज़ इलाही से मुताल्लिक। रिहाई मिलने से पहले एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने PTI सदर को गिरफ्तार किया है। FIA की टीम साबिक वज़ीर आला को बख्तरबंद गाड़ी में ज़िला कचहरी ले गई है। अहम खबर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। परवेज़ इलाही रिहाई मिलने से पहले फिर गिरफ्तार हो गए हैं। FIA ने PTI के सदर को गिरफ्तार किया है। FIA की टीम साबिक वज़ीर आला को बख्तरबंद गाड़ी में ज़िला कचहरी ले गई है। अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिहाई मिलने से पहले ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये कहा जा रहा था कि शायद परवेज़ इलाही को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर से वही उनके साथ हुआ। परवेज़ इलाही रिहाई मिलने से पहले एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA की जानिब से PTI सदर को गिरफ्तार किया गया है। FIA की टीम साबिक वज़ीर आला को बख्तरबंद गाड़ी में ज़िला कचहरी ले गई। कुछ रोज़ कबल चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही से जेल भी पहुँचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, इसलिए मैं यहाँ आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और शायद इसी चीज़ पर बात की गई थी कि वो PTI की जो सदारत है वो छोड़ दें तो शायद उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो और अभी अहम जो अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि परवेज़ इलाही रिहाई मिलने से पहले एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। FIA ने PTI सदर को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर है इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक, जिनको रिहाई मिलने से पहले ही एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है और FIA ने PTI सदर को गिरफ्तार किया है। अच्छा, क्योंकि पहली बार हम ये मामला नहीं देख रहे हैं कि रिहाई का परवाना मिलने से पहले ही गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी हो। जब से सानहा 9 मई हुआ है हमने देखा है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जो कि उससे वाबस्ता रहे, जिनका नाम भी आया और जिनकी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई, फिर अलहदगी भी हुई, तो हमने यही देखा कि रिहाई मिलने के बाद या रिहाई मिलने से पहले ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और अभी परवेज़ इलाही के हवाले से हम देख रहे हैं, इन पर मजीद जो केसेस हैं उस हवाले से भी अभी सारे मामले सामने आए हैं। तो ये एक अहम मामला है, आपके साथ शेयर करें। FIA ने PTI सदर को गिरफ्तार कर लिया है। शावेज़ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानते हैं। जी शावेज़, बताइएगा इस हवाले से। शावेज़, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, शावेज़ बाजवा, FIA ने PTI सदर को गिरफ्तार कर लिया, क्या डिटेल सामने आ रही है इस हवाले से शेयर कीजिएगा। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके FIA की टीम जो है वो जिला कचहरी ले गई है। उसके बाद उनको जो है वो
जिस्मानी सदा की दरखास्त की जाएगी। जिस्मानी सदा की बात के उनके बाद जो है वो FIA के हेडक्वार्टर में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को जो है वो दूसरे मुकदमे से जो राय के बाद जो है वो FIA ने मुकदमा दर्ज किया था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उनके बाद जो है वो उनको अभी FIA की टीम जो है वो एंटी राइट फोर्स और पुलिस के दस्ते जो है उनके साथ बख्तरबान गाड़ी में जो है उनको FIA जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। जिला कचहरी के बाद उनको FIA हेडक्वार्टर में मूव किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शावेज बाजवा, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां लोक विरसा में खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में पहुंचे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहराज अहमद शहराजी। आपको भी दिखाते हैं। लोक विरसा में सजा है सकाफती मेला, जहां चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग चार सू बिखरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का तो कोई सानी नहीं। आइए आपको खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन तो है ही जरखेज, लेकिन KP पवेलियन में सवात से ताल्लुक रखने वाले फजल वहाब भी मौजूद है, जो दस्तकारी में ऐसी महारत रखते हैं कि हर कोई हैरान रह जाए। आइए आपको उनके नमूने दिखाते हैं। इस पे हम स्टोल शॉल्स, मतलब इस पे जो स्टफ बनता है इससे आप हर चीज़ बना सकते हैं। मतलब हम बैग भी बनाते हैं, चूगा, कुर्ते, शॉल, स्टोल। हाथ में खूबसूरत तंबल, गले में गुलेल, खूबसूरत लालटेन और चारसता के बेहतरीन चप्पल। पख्तून सकाफत का हर रंग ही निराला है। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अहमद शाह अब्दाली भी मौजूद है, जो हैंड कार्विंग में ऐसी महारत रखते हैं कि जो भी देखे तारीफ के बगैर नहीं रह पाता। आइए आपको उनका काम दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जो मुनफरद है वो ये है कि मैं जिस तरह एक आम पेंटर कैनवस के ऊपर काम करता है पेंट से, इस तरह मैं लकड़ी के ऊपर कैनवस वाला काम करता हूँ मैं। और मिड-टोन्स वगैरह से मैं कार्विंग करके वो जो है ना पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता हूँ और कैलीग्राफी भी करता हूँ। तो ये एक यूनिक चीज़ है। कहते हैं पख्तूनों की बड़ी ही सकाफत है। जहाँ पर पख्तून सकाफत की बात हो वहाँ रबाब और तबले का जिक्र ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। जहाँ पर भी तबले और रबाब की महफिल सजती है और बड़ी देर तक सजती रहती है। बिखरे पाकिस्तानी सकाफत के रंगों में से पख्तून सकाफत का अपना अलग ही पहचान रहा। जो भी यहाँ पर आया तारीफ के बगैर नहीं रह सका। कैमरामैन रजाइबाद के साथ शिराज अहमद शराजी, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। शिराज की आपने रिपोर्ट देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग रही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र CT की जानिब से अहम बड़ी कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। शेखुपुरा, सरगोदा, साहिवाल और रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ की गई हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP से बताया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों से असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया। डिटेल्स जानेंगे। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ये अहम पेशरफ्त हुई है, अहम कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। शाहिद रिजवी, बताइएगा इस मामले की डिटेल्स क्या सामने आ रही, कितने दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी खदशात के पेश नजर CTD की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तर्जमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों की गिरफ्तारी जो है शेखुपुरा, सरगोदा, साहिवाल और रावलपिंडी से अमल में लाई गई है।
मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों से बताया जा रहा है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, 6 फ्यूज, 6 फोन, मोबाइल फोन, नकदी 4,830 रुपए बरामद हुए हैं। मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त जाहिद, नेमत, जुबैर और अब्दुल गफूर के नाम से हुई है। जो दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ 4 अलग-अलग मुख्तलिफ CTD के थानों में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि रवां हफ्ते 166 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 22 मुशतबा अफराद गिरफ्तार किए गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 8,218 अफराद से पूछताछ की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आपने हमें अपडेट किया। तो प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और चेयरमैन PCB के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता कई रोज़ से एक तनाज़े चल रहा था। नून लीग ये चाहती थी कि नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड के मामलात को बढ़ाएं, उनको संभालें, इसलिए उन्हें ही बरकरार रखा जाए, जबकि जो पीपल्स पार्टी है उनकी विश कुछ और थी। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ हक रखते हैं, ये उनका कहना था। हुकूमत अगर नजम सेठी को रखना चाहती है तो उन्हें कहीं और लगा दिया जाए, यही मौक़िफ़ सामने आया। बिल्कुल, तो नजम सेठी की जानिब से ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने खुद को क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान मेज़बानी के मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए सरफराज अहमद की टीम में शमूलियत के हवाले से उम्मीद दिलाना भी शुरू कर दी है और अब देखना यह है कि क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो दौरा श्रीलंका है उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट गाल में 16 जुलाई को शेड्यूल है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब, के वक्त के लिए क्रिकेट बोर्ड की सरबराही क्या इतनी ही अहम है कि दो बड़ी सियासी जमातों के तनाज़े की वजह बन गए हैं नजम सेठी साहब, और नजम सेठी के दौर में आप क्रिकेट को किस तरह से देख रहे थे? देखिए अनवार साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ के बाद जो चौथा बड़ा पुरकशिश ओहदा है वो PCB चेयरमैन का है। और हमने देखा है कि माजी में भी और इस बार भी जो बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं जिनके पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े लिंक्स हैं वो PCB चेयरमैनशिप हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि नजम सेठी तो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार शायद वो इस रेस में पीछे इसलिए रह गए कि पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी ज़का अशरफ, जो पीपुल्स पार्टी की माजी में तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, अब मुझे नहीं पता कि वो मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसान मजारी, वो काफी अरसे से लॉबिंग कर रहे थे और उनका कहना था कि जो इस वक्त PDM की कोalition गवर्नमेंट है इसमें ये तय पाया है कि जिस मिनिस्टर के अंडर में बड़े ओहदे होंगे, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में क्रिकेट बोर्ड आता है, लिहाजा ये हमारा इस्तेकाक है कि हमें क्रिकेट बोर्ड दिया जाए। देखिए नजम सेठी ने हालांकि 7-8 महीने रिसेंटली गुजारे हैं, लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ज़का अशरफ भी, मैं ये नहीं कहता कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन शायद ये जो टाइम था जिस मौके पर PCB के चेयरमैन को तब्दील किया गया, हम एशिया कप के लिए अभी हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब का अप्रूव हुआ है, 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले, हम भारत के साथ वर्ल्ड कप पे नेगोशिएट कर रहे हैं, आपने बताया चैंपियंस ट्रॉफी का भी एक मामला है। तो अगर हमारे अंदर आप देखेंगे क्रिकेट बोर्ड के मामलात यहाँ पर तसलसल नहीं होगा, तब्दीलियों पर तब्दीली हो रही होगी। हारून रशीद का आपने जिक्र किया, मुझे नहीं लगता कि नए सेटअप में हारून रशीद भी सरवाइव कर सके। तो मेरे ख्याल में हमारे पास आप देखें कि एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बाबर आजम को ले लें, शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, मोहम्मद रिजवान को ले लें, एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हमारी टीम दुनिया में हर बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करती है, लेकिन इन हाउस जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं हमेशा से इसी तरह गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल का शिकार है। नजम सेठी के दौर की बात करते हैं तो उसमें बड़े अहम फैसले किए गए, बड़ी डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई, PSL को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, हाइब्रिड मॉडल का फॉर्मूला भी मनवाया गया कि इसमें भी अभी कुछ इबाम बाकी है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल नबिया, आप सही कह रही हैं कि नजम सेठी ने माजी में जब वो पिछली बार भी 4 साल के लिए PCB में
एज ए चेयरमैन मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई। हालांकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आइडिया था, जिस पर इसकी बुनियाद रखी गई, वो तो ज़का अशरफ साहब के दौर में रखी गई, लेकिन नजम सेठी साहब ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल के लिए बड़ा रोल प्ले किया, फॉरेन टीम्स को पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन ये मेरा ख्याल में टाइमिंग इस मौके पे जबकि ये तब्दीली हुई है, अच्छा अगर तब्दीली खामोशी से हो जाती, लेकिन जिस तरह चहमगोइयां रही, मीडिया में बातें आती रही, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारी वर्ल्ड क्लास टीम है जिसको लोग इंटरनेशनली रेट करते हैं, लेकिन हमारे इन हाउस जो मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और मैं एक बात आपको बताऊं कि शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जिस तरह मजारी साहब बयान दे रहे हैं, जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, अगर आईसीसी को ये पता चल गया कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, तो आईसीसी पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर सकती है। इससे पहले जिम्बाब्वे, नेपाल, श्रीलंका, इनकी रुकनीत भी मुअत्तल हो चुकी है। फिर जो $16 मिलियन की सालाना ग्रांट है जो आईसीसी से पाकिस्तान को मिलती है, वो भी आईसीसी रोक सकता है। तो मेरे ख्याल में अब चूंकि तब्दीली हो गई है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बार बार जो तब्दीली है ना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, इससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो माजिद साहब अभी जिस तरह से चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कह रहे हैं सरफराज अहमद से मुतालिक, आपको लग रहा है कि अब वो टीम में अपनी जगह बना पाएंगे? साथ ही साथ जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है, टेस्ट के हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, तो पाकिस्तानी टीम की तैयारी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तैयारी तो पाकिस्तान की चल रही है। हालांकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, ये तो आजकल हज के लिए गए हुए पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन यहाँ कैंप लगा हुआ है, लाहौर में तैयारी हो रही है। लेकिन वही जिस तरह मैं कह रहा था कि अभी हारून रशीद के मुस्तकबिल का पता नहीं है ना, कि हारून रशीद मैनेजमेंट कमेटी में भी थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी चला रहे थे सेठी साहब के दौर में, चीफ सेलेक्टर भी थे, 4 ओहदे उनके पास थे। लेकिन अब हारून रशीद रहेंगे या नहीं रहेंगे? बल्कि अब हारून रशीद तो वनडे की बात कर रहे हैं, चूंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है, वहां सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं। यहाँ मेरी जो इत्तलात है, जो टेस्ट टीम जिससे 2 टेस्ट खेलने के लिए अगले महीने श्रीलंका जाना है, उसमें सरफराज अहमद चूंकि पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, वो शामिल है। जाहिर है वही एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन पाकिस्तान टीम में खिलाने की बातें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि सरफराज अहमद वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होंगे, खुदा न खास्ता अगर रिजवान जख्मी हो गए। लेकिन मसला है कि अब कौन चीफ सेलेक्टर बनता है, पीसीबी की प्लानिंग क्या होती है, हिकमत अमली क्या बनाते हैं। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल में इस वक्त ये कहना कि कौन टीम के साथ होगा, कौन नहीं होगा, मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है। अच्छा भट्टी साहब, कल के मैच के हवाले से भी मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। एशेज सीरीज के हवाले से, टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी रही, शानदार परफॉर्मेंस रही, क्या कमेंट करेंगे? क्या कमाल मैच हुआ नबिया के जब वो पैट कमिंस बैटिंग के लिए आए तो गालिबन 72 या 76 रन बाकी थे, तो कप्तान ने 8वें 9वें नंबर पे जाके टीम को फतह दिलवाई। फिर जब नेथन लाइन आए उस वक्त भी को 52-53 रन बाकी थे। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी टेस्ट क्रिकेट नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान का जो ये जो अगले महीने सीरीज हो रही है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा टेस्ट मैच इन 2 सालों में नहीं मिल रहे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में माजी में 3 टेस्ट खेलता रहा है, पाकिस्तान को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में जो टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ है, अच्छी पिचेस, आप देखें ना कितना जबरदस्त कल एजबास्टन बर्मिंघम में क्राउड था और क्या जबरदस्त मैच हुआ जो बिल्कुल आखिर तक गया। तो टेस्ट को टेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें खिलाड़ियों का रियल टेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत कम इतने अच्छे मैचेस हैं जिस तरह कल रात मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में जाके 2 विकेट से फिनिश किया जी, और फाइट बैक जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने की, ये मेरे ख्याल में यंगस्टर्स के लिए और दूसरी टीमों के लिए भी मिसाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन
वेलकम बैक इन नेओ पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन को घर की जो तज़ीन व आराइश होती है उसका काफ़ी हद तक शौक़ होता है और नई से नई चीज़ों की ख़रीदारी ख़वातीन इस हवाले से करती रहती है। एक चीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है रेज़न आर्ट, और इसकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हम देखते हैं कि ख़वातीन अपने घर की तज़ीन व आराइश में इसको इस्तेमाल करती हैं, और इसके साथ अगर कीमती पत्थर अगर जुड़े हों तो मेरे ख्याल से ये और खूबसूरत लगती है। तो इस पर फलक चौहान ने खुसूसी रिपोर्ट रेडी की है, पहले वो देखते हैं फिर इसको डिस्कस करें। अक्सर पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि वो बच्चों को किस तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें। आज हम आपकी ये परेशानी भी दूर करने के लिए आए हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से कराएंगे जो घर बैठकर रेजिन आर्ट कर रही हैं। रेजिन आर्ट होता क्या है और उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसके अलावा घर में आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ रख सकते हैं, आज इन सब पे हमारी बात होगी। आपको ये भी बताएंगे कि रेजिन आर्ट किया कैसे जाता है। तो आइए चलते हैं। घर में हम एंटर हो चुके हैं और मेरे सामने कुछ कलेक्शन भी पड़ी हुई है जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने ये आर्ट पहली दफ़ा देखा है। तो आपको भी दिखाएंगे। एक्चुअली इसका जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि वो हम पुराने फ्लावर्स जो अक्सर लोग फेंक देते हैं, जो उनके लव्ड वंस उनको देते हैं, अब उनको रिस्टोर भी किया जा सकता है, एक डेकोरेशन पीस की सूरत में और एक आर्ट की सूरत में। तो अब आर्टिस्ट से भी मिल लेते हैं, एक्टिविटी भी करवाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये आर्ट सीखना है। इसके अलावा मैं कुछ और फ्लावर्स अपने साथ भी लेकर आई हूँ जिसको मैंने रिस्टोर करवाना था नूर से। तो अब हम नूर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं बेसिकली रेजिन आर्ट है क्या। बेसिकली रेजिन एक मीडियम है, एपॉक्सी रेजिन इसका पूरा नाम है, एंड इट इज़ अ लिक्विड। इसको हर तरह की मीडियम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी पेंटिंग्स भी बनती हैं, इसके आपके घर के अंदर जो फर्नीचर होता है उसके अंदर भी यूज़ होता है, और मैं जो होती हूँ वो ज्वेलरी के अंदर यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप ज्वेलरी के अंदर भी यूज़ करती हैं, और अगर ये टूट जाएगा तो फिर? ये बिल्कुल जब हार्डन होता है ये एक प्लास्टिक की तरह बन जाता है। तो आप समझिए एक लिक्विड है जो हार्डन होकर प्लास्टिक बन जाता है। तो ये आसानी से टूटता नहीं है। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी थिकनेस, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं नूर कि जो पुराने फ्लावर्स होते हैं आप उनको किस तरह से रिस्टोर करती हैं? जी, मुझे लोग फ्लावर्स अपने भेजते हैं, जिस तरह के फ़र्ज़ करें उनके निकाह के फ्लावर्स हो गए, किसी एंगेजमेंट हुए हो गए, या किसी ने वैसे ही उनको एक शौकिया तौर पे दिए हुए हो, तो उनके लिए वो एक मेमोरी बन जाते हैं। तो उस मेमोरी को हमेशा के लिए प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको एपॉक्सी के अंदर प्रिजर्व कर लें। अच्छा नूर, कुछ फ्लावर्स मैं भी अपने साथ लेकर आई हूँ, तो अभी थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे और अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि किस तरह से रेजिन आर्ट होता है। तो जेम स्टोन्स के बारे में बताएं, क्योंकि आप ज्वेलरी में भी इसको यूज़ कर रही हैं, तो किस तरह से होता है? तो जेम स्टोन्स का ये है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है अपने बर्थ स्टोन्स के अंदर, और वो बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए कुछ स्टोन्स मुकर्रर होती हैं जो आपको शायद एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। मैं आपको ये दिखाती भी चलूँ कि कुछ स्टोन्स तो ये पड़े हुए हैं। ये हमारे पास रॉ है जी, ये रॉ स्टोन्स है। ये जो स्टोन है इसका नेम है फ्लोराइट। ये आता है अफगानिस्तान से, एंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म के अंदर है। तो मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर ही यूज़ करती हूँ, अपनी वायर रैप्ड ज्वेलरी के अंदर यूज़ करती हूँ, और डिफरेंट अदर फॉर्म्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है, इसके अंदर डाइक्रोमेटिक कलर्स हैं, 3-4 कलर्स होते हैं, और जो फ्लोराइट होती है ये लूमिनेसेंट है, यानी कि अगर एक सर्टेन लाइट में देखा जाए तो इसके ऊपर से एक ग्लो आती है। तो हर एक स्टोन की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और उसके हिसाब से वो उनकी यूनिक फीचर्स बन जाते हैं। जहाँ पे ख़वातीन हो वहाँ पे ज्वेलरी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी तो वीकनेस है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ट्राई भी करना चाहूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। ये रेजिन वाली एक इन्होंने रिंग बनाई है। अच्छा नूर, इसको रिंग को क्या कहते हैं? ये वायर रिंग है। ये आप देख सकती हैं, ये जो वायर्स हैं ये मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इन वायर से कम्प्लीटली ये रिंग बनी हुई है, और इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है बनाने का। तो ये वाली ये वायर की रिंग है। डिफरेंट तरह की थिकनेसेस होती हैं वायर्स के अंदर, तो उसके हिसाब से जो होती है ज्वेलरी बनाई जा सकती है। बातें तो बहुत हो गई हैं नूर, अब आप हमें ज़रा बताएं कि रेजिन आर्ट होता कैसे है, ताकि हम अपने देखने वालों को भी बता सकें कि रेजिन और मेरे पास ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जो नूर ने बनाई है। फ्लावर्स को इन्होंने रिस्टोर किया है इस फॉर्म में, और नूर हमें कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता रही थी। मैं चाहती हूँ कि नूर हमें एक दफ़ा दोबारा बताएं कि हम आउटडोर में क्यों आए हैं, इसके अलावा
अगर आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करें तो पेरेंट्स का यहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। नूर, बाकी प्रिकॉशंस बताइएगा कि हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे इस आर्ट को करते हुए। जी बिल्कुल, पहली चीज़ ये है कि आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ये अगर आपकी स्किन में कांटेक्ट के अंदर आएगा तो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और प्लास्टिक आपको पता है वैसे भी बहुत हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं। आपकी जो रेगुलर मास्क होते हैं वो काफ़ी नहीं होते इसकी फ्यूम्स को बचाने के लिए, तो एक स्पेशल रेस्पिरेटर मिलता है N95 रेस्पिरेटर। तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उससे आपकी लंग्स बची हुई रहेंगी, क्योंकि इसके फ्यूम्स जो हैं 1-2 दिन तक, जब तक क्योरिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक रिलीज होते रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं, तो आपको साथ साथ दिखाएंगे कि प्रोसेस क्या चल रहा है। नूर ने हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया कि हम इस आर्ट को किस तरह से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ फ्लावर्स भी लेकर आई थी जो नूर ने अभी मेरे लिए प्रिजर्व कर दिया, और उसकी एक जो हार्ट वाली शेप है वो मैं बनवा चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने एक प्रिजर्व करवा ली है। आज के सेगमेंट में हमारी यही कोशिश थी कि क्यों ना हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो सके। तो हमारी आज की यही कोशिश थी, जिसमें हमने आपको आज रेजिन आर्ट करना सिखाया। आप भी घर पे परफॉर्म करें, लेकिन ख्याल सिर्फ एक बात का रखना है कि बच्चों को अकेले परफॉर्म नहीं करने देना जब तक कि घर में कोई बड़ा या फिर पेरेंट्स उनके सर पे मौजूद ना हो। एक शिकायत तो फलक से करनी ही पड़ेगी कि जब भी जाती हैं अपने लिए शॉपिंग कराती हैं, खाने के स्टॉल्स पे जाती हैं तो सब कुछ खुद ही खा आती हैं। आज ये देखें रेजिन आर्ट की इतना खूबसूरत पैकेज हमारे साथ शेयर किया, तो ये हार्ट किसके लिए लेकर आई है ये तो मैं आफ्टर शो से जरूर पूछूंगी। और बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन जिस तरह से फलक ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में कहा कि बच्चे अगर ये एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो अकेले में नहीं करें, क्योंकि कुछ केमिकल्स भी इसमें आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है उसमें एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, मिलियंस में उसके व्यूज़ पहुंच चुके हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ही दिन में जो नौजवान है ये वीडियो जो है ये शकीरा तक भी पहुंच जाएगी। तो सोशल मीडिया पर एक आम बेचने वाले नौजवान की दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें नौजवान शकीरा की तर्ज पर अपने आम बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वीडियो देखते हैं। मैंगो मैंगो है ये सामना मना राइट करेगा, इसको तू अटक अटक वालो ले जाओ, बच्चों को खिलाओ, जूस बनाओ, सामना मना वक्का वक्का सामना मना राइट करेगा, इसको तू। अल्लाहू अकबर, नो कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन बच्चों को खिलाओ, जूस पिलाओ, मुनफरिद अंदाज था इस लड़के का, वीडियो जो है पाकिस्तान के शहर है, बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा होगा गाहकों को। बिल्कुल ऐसी ही है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी इनकी जो सेल है इससे बड़ी होगी, और इस वीडियो को बड़ी तादाद में लोग देख चुके हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल है ये वीडियो, और लोगों को मेरा ख्याल है शकीरा को टैग करने की भी ज़रूरत है ताकि उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो इस तरह से बिल्कुल। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी ये जो नौजवान है इसको अपने शो में बुलाएं, ताकि इस तरह का जो टैलेंट है ये भी एक अपने आप में डिफरेंट किस्म का पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक और वायरल वीडियो भी है हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन नाज़रीन टाइम जो है हो गया है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।